लिखा हुआ है कि फॉर क्रिटिकल एंगल थीटा सी बराबर 37 डिग्री फाइंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ गिवन ग्लास स्लैब। एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर गिवन ग्लास स्लैब। एंगल ऑफ पोलराइजेशन लाइट का होता है, फॉर माने मटेरियल के लिए। अब आपको क्रिटिकल एंगल दिया है और एंगल ऑफ पोलराइजेशन पूछा है। ठीक, बच्चों यहाँ पे हम लोग शुरू ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा सी बराबर होता है 1/में और साइन थीटा सी बराबर होता है 1/10 इसलिए आप लिख साइन थीटा सी। ये क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी। फिर आप लिखोगे 10 बराबर 1/साइन थीटा सी। ये 10 और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन आ गया, मतलब 10 इंटू साइन थीटा सी हमेशा क्या होगा 1। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन और क्रिटिकल एंगल में ये रिलेशन है, सही है। तो एक ही ग्लास से हम TIR भी करा लेते हैं और एक ही ग्लास से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों करा लेते हैं। एक बार आपने क्या किया, केवल रिफ्लेक्शन कराया और एक बार आपने क्या किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों करा दिया। तो दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रिटिकल एंगल और एक पोलराइजेशन एंगल। अब मैंने जो सवाल पूछा था वो सवाल का जवाब तो मिल जाएगा यहाँ से। अब आपसे अगर सवाल की ही बात कर लें तो बच्चों हम लोग ये लिखा है कि 10 बराबर क्या लिखा है, कोसेक थीटा सी, और थीटा सी 37 दिया है तो आपने लिखा कोसेक 37 बराबर आ गया 5/3, सही है। तो IP का मान जो ऑप्शन होगा वो लिखा होगा tan इनवर्स 5/3। कंप्लीट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब फिनिश हो गया। दो ही फार्मूला था, दोनों मैंने कंप्लीट करा दिया। अब एग्ज़ाम में आपका शुरू होने में थोड़ा टाइम है ना, तो 8-10 मिनट इधर उधर की बात कर लें, मतलब इसी चैप्टर में कुछ और इधर उधर की बात कर लें, तब आपको रोक दिया जाए। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें पढ़ाना चाहिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो एक दिन टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के 2 घंटे क्लास है, बाकी मॉडर्न फिजिक्स ही चलेगी। कुल मॉडर्न फिजिक्स में हमें 13-14 घंटे लगते हैं। तो 13-14 घंटे का मतलब 4-5 दिन, 3-4 दिन। होली के बाद आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ इधर उधर की बात जरा करना था मेरे को। अभी बच्चों यहाँ पे इसी चैप्टर पे है कि हम लोग पोलराइजेशन कैसे करेंगे। तो पोलराइजेशन करने के कुछ और भी तरीके हैं। और भी तरीके क्या हैं? एक है डाइक्रोम। ये वर्ड आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो डाइक्रोम क्या है? इसमें हम एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करा देते हैं। लाइट में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट अलग अलग 2 कंपोनेंट नहीं दिखेगा, पर एक कंपोनेंट क्या होगा, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें होता है कि पोलराइजेशन, ये वर्ड जानते रहिए, सब पूछा जाता है पेपर में। मेरे पास खाली टाइम नहीं रहता पढ़ाने के लिए, जितना है सब बताता हूँ, इधर उधर की भी बात। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाई 100% एब्जॉर्प्शन, ये है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बहुत मोटा सा शीशे का ग्लास
मतलब मोटा सा ग्लास स्लैब लाते हैं और इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट है ना ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये लाइट इसमें जाने लगती है, जब ये जाने लगती है तो एक एम्पलीट्यूड घटने लगता है। ये यहाँ आया और कम हो गया, यहाँ आया और कम हो गया, यहाँ आया और कम हो गया, अब यहाँ से निकला तो एकदम गायब हो गया। तो इस तरह की घटना। तो इसमें भी क्या हुआ, एक ही लाइट हमें मिली पीपीएल और यहाँ पे क्या थी यूपीएल। तो बच्चों शुरू में जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहले लोगों ने ये काम किया था, एक मोटा सा ग्लास स्लैब ले लिया और उसमें लाइट को डाल दिया। अब जब बाहर लाइट निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी घट जाती थी, होता ही है, आप लोग भी देखे होंगे। तो इंटेंसिटी घट जाती है तो उसने देखा कि इंटेंसिटी आधी कब हो गई। तो इसका मतलब तब हमने समझा कि इसमें आधी लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब। और जब शीशे को छुआ तो शीशा गर्म लगा, इसका मतलब उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसे हमने बोला डाइक्रोम। क्या बोला, डाइक्रोम। तो वर्ड आएगा डाइक्रोम, कहाँ यूज होगा तो समझ गए, बाई पोलराइजेशन बाई एब्जॉर्बेशन। क्या लिखा है, पोलराइजेशन बाई एब्जॉर्बेशन, ये है पहला। दूसरा तरीका आया, हम लोगों ने एक ये ग्लास लिया, ये ग्लास प्लेट, ये आपके किताब में है, एक्सपेरिमेंट वाली किताब में है, ये चित्र उसमें ऐसे बना हुआ है। और इसमें बच्चों यहाँ पे इस ग्लास प्लेट पर हमने चिपका दिया बालू। क्या बनाया, ये बालू है। और ये बालू कहाँ से लाया, गंगा जी का नहीं है, कनाडा से लाया है, कनाडा। इसका नाम है कनाडा बालसम, बालसन नहीं बोल रहा हूँ, पता चला बालसन लिख के बैठ जाओ, बालसम, कनाडा बालसम लेयर है। देखो कनाडा का बालू भी कितना खास बालू है, हाँ, हमारे यहाँ वाला बालू काम का नहीं है। तो कनाडा से बालू लाया और वो बालू की एक प्रॉपर्टी है, उसमें जब लाइट हम डालते हैं ऐसे, ये कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये आया। इसके बाद बच्चों एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया, ये दो पार्ट में टूट गया। तो देखो यहाँ पे भी पोलराइजेशन हो गया कि नहीं, हाँ? इसको सीधे ही जाना चाहिए था कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये तो नियम को माना, और जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ वो नियम को नहीं माना, क्योंकि जब हम बालू लगाएंगे तो ये मिरर जैसा हो जाएगा, मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो नियम को माना और एक है नियम को नहीं माना। तो नियम को जो नहीं मानते उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि क्या तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो क्या, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब कहा जाता है, जब वो नियम को मानता है कि नियम को तोड़ता है, तोड़ता है। मेला में जा रहे हैं, बोले नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा, तो पुलिस बोलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो क्या कि तुम नहीं मानोगे। अब उसको रोका जा रहा है कि तुम इधर नहीं जाओगे, तो वो पूछेगा क्यों नहीं जाना है, वो सवाल करेगा क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, जगह तो खाली है, और जगह खाली है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो। बोलेगा कि 2 घंटे बाद ही आएंगे, तो बोले 2 घंटे बाद आएंगे ना, तो 2 घंटे के पहले तो जाने दो, वो जाएगा उधर ही। उसे बोलोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलेगा कि सुबह उठो, सुबह उठ के सबसे पहले हाथ देखो अपना, पानी पियो, बड़े लोगों का आशीर्वाद लो, ऐसा बोला जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा बोलेगा कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, फ़ायदा बताओ क्या फ़ायदा है। आप फ़ायदा बताओ, उसको फ़ायदा समझ में आएगा तभी वो करेगा, और फ़ायदा समझ में आएगा तो नहीं करेगा, कहेगा वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या बोलेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे कि ये रामायण में लिखा है, तब वो पूछेगा कि रामायण कब लिखा गया था, बताओगे 5000 साल पहले, तब वो कहेगा कि मुझे 5000 पीछे धकेल रहे हो। जिस समय रामायण लिखा गया उस समय की बात है, इस समय किसने रामायण लिखा है वो ले आओ।
2026 का रामायण में जो लिखा होगा मैं करूँगा, लेकिन जो ईसा पूर्व में लिखा है वो क्यों करूँ? हाँ, एक लोग बोले कि हम पहले पढ़ने जाते थे तो गंगा जी में तैर के जाते थे तो बोला कि अभी तब तैर के जाते थे, पुल नहीं बना था, अभी पुल बन गया तो मैं क्यों तैरूं? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे कहते हैं जो हर जगह कारण जानेगा, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएं तो बताइए क्या होगा? देश एक रहेगा कि बंटवारा हो जाएगा? एक एक टुकड़ों में देश बढ़ जाएगा, घर के सारे मेंबर अलग अलग हो जाएंगे, एक प्रेम का जो डोर है वो टूट जाएगा, क्योंकि सब नियम से चलने लगेंगे, सब अपने आप को अलग मानने लगेंगे। तो एक इंसान, उसकी अपनी अलग दुनिया, वो सोचेगा कि हम अकेले आएंगे, अकेले जाएंगे, तो फिर मैं क्यों किसी से बात करूं? मैं क्यों किसी के साथ रहूं? मैं क्यों किसी का बात मानूं? वो हमेशा हर जगह कैलकुलेशन करेगा, फ़ायदा दो तो बात मानूंगा, नहीं तो चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बात ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे क्या होगा? हर देश टूट जाएंगे, हर लोग अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? फ़ायदा है कि ख़राब है? ख़राब है। तो जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ज़्यादा हो जाएं तो देश का विनाश होना तय है। ऑर्डिनरी लोग ज़्यादा होते हैं तो देश के संविधान को मानते हैं, नहीं तो बोलेंगे संविधान जब लिखा था तब लिखा था ना, आज तो नहीं लिखा गया है, काहे माने? क्यों माने? नहीं मानूंगा, क्या कर लोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ करेगा तो बोलेगा मानवाधिकार में चलूँगा, संविधान के ऊपर है, चलो तुम्हारा संविधान नहीं मानूंगा, जाओ। क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। जेल में डालने से पहले मानवाधिकार आयोग भी है, वहाँ पे आएगा, वहाँ डिस्कशन होगा, फिर बात बोला जाएगा कि संविधान पलट दो, ये बेकार संविधान है, ये पुराने ज़माने का संविधान है, ये सारी बातें हैं। तो फिर देश खराबी की ओर जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं नेगेटिव क्रिस्टल, और ऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। तो क्रिस्टल दो तरह का है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव क्रिस्टल, और ऑर्डिनरी का स्पीड ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव क्रिस्टल। तो क्रिस्टल दो टाइप का होता है। इसको मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसको बोलूँगा ऑर्डिनरी रे, ओ रे, ओ रे माने ऑर्डिनरी रे, ई रे माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसमें स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ज़्यादा है ऑर्डिनरी से तो वो क्रिस्टल होगा नेगेटिव, वो क्रिस्टल होगा नेगेटिव क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल। इसमें क्या है? डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे ऑप्टिकल लॉ, ऑप्टिकल लॉ को ये नहीं मानेगा, इसका उल्टा ही काम होगा। ओबे ऑप्टिकल लॉ, ओबे ऑप्टिकल लॉ। अगर बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पीड कम है, ऑर्डिनरी की ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल को यहाँ पे बताना था आपको, दो तरह के होंगे। अब देखो, अगर वो नेगेटिव क्रिस्टल है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कम होगा, ऑर्डिनरी का ज़्यादा होगा। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ऑर्डिनरी का कम होगा। ये है, क्योंकि म्यू बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, सही है। और ऊपर लिख दिया है कि डू नॉट ओबे और ओबे, अंतर समझ में आ गया ना दोनों में क्या है? दो तरह की रे होती हैं। तो बच्चों दो तरह की रे होती हैं, लाइट जब टूटता है तो दो तरह की रे होती है, एक लॉ को मान रहा है और एक नहीं मान रहा है। देखो उसी के आगे लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो इधर लिखता हूँ, ऑर्डिनरी रे पोलराइज, पोलराइज कैसा पोलराइज? सर्कुलरली, सर्कुलरली पोलराइज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे पोलराइज, ये पोलराइज होता है कैसा? इलिप्टिकली। तो दोनों का पोलराइजेशन अलग अलग है, एक सर्कुलरली पोलराइज है और एक इलिप्टिकली पोलराइज है।
चित्र बनाते हैं। लिख लिए कि नहीं? हाँ भाई जोर से बताओ, लिखे कि नहीं लिखे? हाँ तो जोर से बोल नहीं पाते क्या? लिखो, उसको लिख लो। आप ही के लिखने के लिए लिखवा रहा हूँ ना। जो आपको जितनी चीज़ है उतना तो पता हो जाए, कम से कम फिर दोबारा कभी जीवन में न पढ़ना पड़े। जितना बता दूंगा उतना दिमाग में रहे, बस और क्या। इतनी बात हो गई बच्चा लोग। देखो, जो पॉजिटिव क्रिस्टल का सिंबल होता है ये होता है, ऐसे बनाते हैं। ये वाला जो है सर्कुलरली पोलराइज है, तो कौन सा रे है? ऑर्डिनरी रे। मतलब ऑर्डिनरी रे का स्पीड कम होगा और म्यू ज़्यादा होगा। ये वाला कौन सा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। नहीं, उल्टा गलत बना दिया। ये नेगेटिव क्रिस्टल है। किसकी स्पीड ज़्यादा? आप जो पॉजिटिव क्रिस्टल किसको बोला है? जिसमें ऑर्डिनरी ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो। हाँ ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर होगा ऑर्डिनरी के, सही है। नेगेटिव क्रिस्टल बनाओ, वो सही है, ठीक है। नेगेटिव में कौन ज़्यादा होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो ज़्यादा होगा उसके अंदर में रहेगा नेगेटिव क्रिस्टल। अब देखो, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही भारी है। इसको ये बनाओ, ऐसे ऐसे होगा। अब इसमें ये वाला हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ये वाला हो गया ऑर्डिनरी रे। ये पहचान है। इलेप्टिकल बड़ा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है तो नेगेटिव क्रिस्टल है, और सर्कुलर बड़ा है तो ऑर्डिनरी रे ज़्यादा है स्पीड, तो वो है पॉजिटिव क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को पहचानने का तरीका समझ गए? ये आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पोलारीमीटर, थीटा अपान अल्फ़ा सी। अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा माने ऑप्टिकल एक्टिविटी, नहीं पढ़े क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है थीटा अपान लेंथ ऑफ पोलारीमीटर इनटू कंसंट्रेशन। लीवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेफ़्ट है कि रोटेटरी राइट है, उसी में ये सब समझाया जाता है। अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक हम थोड़ी ना पढ़ाएंगे। हमें ही तरह बता रहा था, बता दिया। अब इसके आगे केमिस्ट्री का कहानी है कि कंसंट्रेशन से हम लिपिड प्रोफाइल समझते हैं किसका क्या है। तो चलिए, नहीं पढ़ाया गया होगा तो हो सकता है सलेश्वर ना आता हो, नहीं पढ़ाए होंगे, और आता हो तो पढ़ा ही देंगे जब पढ़ाएंगे गुरुजी आपके। हाँ, उसको एक बार मान लो कि केमिस्ट्री किताब में है, फिजिक्स में नहीं है, ये केमिस्ट्री किताब में है, उसको अपने से ही पढ़ लो, समझ आ जाएगा। यही सब है उसमें लिखा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, लेफ़्ट रोटेटरी कौन है, राइट रोटेटरी कौन है, क्लॉकवाइज कौन घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ, लेवो डेक्स्ट्रो करके लिखा हुआ। तो बच्चों, अब आपका देखो काम कंप्लीट हो गया मेरा। अब यहाँ कोई वर्ड हमें न बोलना है न सोचना है। अब जब आप आफ्टर होली जब आएंगे तो पहले दिन क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक क्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा या दोनों हो सकता है। इसके बाद तब क्या शुरू होगा? एमपी। एमपी माने मॉडर्न फिजिक्स, तो एमपी की बात होगी। इतना ही बात है। अभी आप लोगों का टेस्ट है, आप टेस्ट देंगे, और होली में आप लोग को अब कल नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग होली जाइए मना लीजिए। वैसे होली में पढ़ना ही है आपको। होली आपका ईश्वर करें कि
अगले साल जब आप लौट के आएँ होली पर तो चीज़ें बदली होंगी। आप कॉलेज से आएँ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आएँ, और पेरेंट को तब होली आपके साथ उनको देखकर अच्छा लगेगा कि आपने उनके सपनों को पूरा कर दिया, उनके जीवन में होली वाला रंग भर लिया। क्योंकि सबसे पहले हमारा काम क्या है, पेरेंट ने जो सपने देखे हैं आपको लेकर उसे पूरा करना। इसके बाद फिर जब आप कॉलेज में जाते हैं तब वहाँ आप अपने सपने देखें कि हम किस तरह का इंजीनियर हैं या किस तरह का डॉक्टर हैं। तो अभी आप उनके लिए पूरा अपना जीवन को कुर्बान कर रहे हैं, पढ़ लिखकर अच्छा कर। बच्चों, आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और होली की छुट्टी के बाद मिलेंगे तो यही शुरुआत है, ठीक है। आगे 5-6 दिन की क्लास और रहेगी, जिसके बाद फिजिक्स का एंड हो जाएगा। फिर आपके रेगुलर टेस्ट होगा, वीक में 2 टेस्ट, कभी 3 टेस्ट, ऐसे ही है। कुल आपके पेपर वगैरह सब सेट हो गए हैं। अब आप आएंगे तो बस टेस्टिंग शुरू होगा और उसी से नंबर बढ़ेगा। और घर पे जाके आपके पास जितना टाइम है 3-4 दिन, तो पीछे का पूरा रिवीजन करो, पूरा कंप्लीट रिवीजन करो, और क्लास नोट से रिवीजन करो और PYQ से, बाकी और कुछ नहीं करना है। NCERT में कौन कौन लाइन पढ़नी है उसको अभी 5-6 दिन उसको नहीं ढूंढेंगे, आप पीछे का रिवीजन करेंगे। इसके बाद जब आखिरी क्लास होगा तो मैं आपको कुछ NCERT की लाइन जो है, ये चीज़ फिजिक्स में, ये चीज़ केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितना थोड़ा अलग से पढ़ लीजिए। कई बार उसको फिजिक्स में मैं पूरा ही कवर कर देता हूँ। कई बार ये होता है कि वो चीज़ें बच्चों को कम समझ में आती हैं, टीचर का रिकमेंडेशन होता है जिसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, और बच्चों को कम समझ में आती है, टीचर भी उसको ही देते होंगे, इसलिए वो बोला क्या होगा तो हम आपको बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। फिर चलिए अब आप लोग जाइए, अभी टेस्ट रहेंगे, टेस्ट लेके फिर आपकी होली की छुट्टी हो गई, और छुट्टी में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, ताकि जब आप आएँ और फुल पेपर टेस्ट जल्दी स्टार्ट होगा तो आपके नंबर पढ़ने लगे 10 से नीचे ना आएगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे करें, ठीक है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को सभी को दीपावली की बहुत सारी दीपावली गलत बोल दिया, होली की शुभकामनाएं।